Assalamualaikum guys, today we are going to learn data link layer in detail. हमने पिछली जितने भी लेक्चर्स हैं उनमें हमने कवर किया कि OSI लेयर्स क्या होती हैं, इनमें कैसे हमने काम करना होता है, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, वो उनका बेसिक कि वो कैसे काम करती है। देन हमने फिजिकल लेयर को डिटेल में कवर किया कि वो उसमें क्या मेन उनके इंपॉर्टेंट काम होते हैं, वो कैसे काम करते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कि TCP/IP प्रोटोकॉल लेयर में किस तरह काम होती हैं, चीज़ें किस तरह डिफाइन होती हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक गिवन है। Kindly watch these videos before coming to this video. So now move on to the data link layer. अब data link layer में हमने इसके बेसिक काम पढ़े थे कि ये क्या करता है। ये एरर कंट्रोल करता है, एरर डिटेक्शन करता है, फ्रेमिंग करता है और इस तरह और लॉजिकल एड्रेसिंग देता है। इस तरह के ये सारे काम करते हैं डेटा लिंक लेयर। अब देखते हैं डिटेल में कि ये काम कैसे होते हैं डिटेल में। ठीक है, सबसे पहले इसका काम होता है डेटा लिंक लेयर का एरर कंट्रोल करना। अब एरर कंट्रोल करने के लिए ये सारा हम पीछे पढ़ के आए थे कि डेटा लिंक लेयर जो है वो सेकंड लेयर है OSI मॉडल की। वो क्या करती है, वो सर्विसेज लेती है फिजिकल लेयर से और आगे किसको सर्विस देती है, नेटवर्क लेयर को देती है। अब इसका क्या काम होता है कि फिजिकल लेयर पे जो डेटा जा रहा है वो बिल्कुल एरर फ्री हो। फॉर एग्जांपल, आप अपनी रियल लाइफ एग्जांपल से ऐसे समझ लो कि जो डेटा लिंक लेयर है ना, अब जो फिजिकल लेयर है वो एक रोड है, ठीक है, जो जिसके ऊपर से गाड़ियां गुजरेंगी और आगे जाएंगी। ठीक है, वो एक रोड है जहां से आपने डेटा जो है वो आप फॉर एग्जांपल आप पैसेंजर्स जो आप डेटा कह लो कि आपने एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो आपने एक डेटा हो। ठीक है, अब आपने बाय रोड जाना है, दैट इज द फिजिकल लेयर यानी कि मीडियम। अब डेटा लिंक लेयर क्या होती है, वो वहां पे फॉर एग्जांपल पुलिस आप कर लो या वो जो ट्रैफिक कंट्रोलर्स होते हैं आप उनको ले लो कि वो क्या करते हैं, वो ये इंश्योर करते हैं कि जो रास्ते में जो है वो कार क्रैश ना हो, कोई एक्सीडेंट ना हो, ट्रैफिक के रूल्स वायलेट ना हो, सो दैट आप सेफली पहुंच जाओ जहां आपने पहुंचना है। फ्रॉम वन स्टेशन टू एन अदर स्टेशन, एक नोड से दूसरे नोड से तक, एक सिटी से दूसरे सिटी तक, इस तरह एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक। तो जो डेटा लिंक लेयर है ना, उसका ये मेन काम होता है। ठीक है, उसको आप ऐसे समझ लो जैसे वो एक सिक्योरिटी कंट्रोलर है, जो ट्रैफिक कंट्रोलर है, कि देखेगा कि हाँ कोई गलत तो नहीं जा रहा, गलत डेटा तो नहीं जा रहा, इस तरह के जो सारे एरर्स को चेक करेगा। ठीक है, अब इसमें हमारे पास ये मेन काम होता है। डेटा लिंक लेयर क्या करेगा, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, पैकेटाइजिंग, फ्लो कंट्रोल, एड्रेसिंग एंड एरर कंट्रोल। एरर कंट्रोल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ डेटा लिंक लेयर। अब डेटा लिंक लेयर एरर कंट्रोल को कैसे देखता है कि एरर कंट्रोल में हमारे पास क्या होता है कि सबसे पहले देखो आपने एरर कितनी टाइप्स के होते हैं। आप किसी भी मसले को तब हल करते हो जब आपको पता होता है डिटेल में कि वो मसला क्या है, मतलब मसले को समझो। एरर कंट्रोल, एरर क्या होता है, किसी प्रॉब्लम, कोई एरर, कोई बग आ गया, ठीक है, जो अनएक्सपेक्टेड चीज होती है, जो आप भेजते हो उसकी अनएक्सपेक्टेड चीज होती है, जो हमें रिजल्ट चाहिए होता है उससे अनएक्सपेक्टेड समथिंग, दैट इज एन एरर। अब उसको आपने कंट्रोल करना है। कंट्रोल करने के क्या होते हैं, तीन तरीके हैं। अब उसमें वो कह रहे हैं टाइप ऑफ एरर, पहली बात वो बता रहे हैं कि कितने टाइप्स ऑफ एरर है। तीन तरह के हमारे पास एरर होते हैं। एक होता है सिंगल बिट एरर, मल्टीपल बिट्स एरर और बर्स्ट एरर। इट इज वेरी वेरी सिंपल। फॉर एग्जांपल, सिंपल अपने पहले लफ्जों में समझते हो, फिर इसमें टेक्निकल वे में देखो कि आप हेलो कह रहे हो, तो हेलो जब आपने कहा तो आपका दोस्त फोन पे फॉर एग्जांपल किसी और जगह लोकेशन पे बैठा है। अब आपने जो हेलो कहा, हेलो की जगह जो एल है, या आपने जब मैसेज सेंड किया तो हेलो की जगह जो एल है वो रिसीवर पे आए उसे मिला, HEILO। एक बिट जो है वो क्या हो गई, खराब हो गई रिसीविंग साइड पे। ठीक है, सेंडिंग साइड पे फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे दिखा रहे हैं सेंडिंग साइड पे 0 भेजा, रिसीवर साइड पे 1 रिसीव हुआ, तो एक बिट जो थी वो हमारे पास क्या हो गई, वो चेंज हो गई, मींस एक बिट का एरर आया है, दैट इज अ सिंगल बिट एरर। देन वी हैव अ मल्टीपल बिट एरर। मल्टीपल बिट एरर में फॉर एग्जांपल HELLO है, तो आपने HE की जगह वहां पे रिसीविंग साइड पे 3 हो गया, LLO की जगह वहां पे 9 रिसीव हुआ, तो एक से ज्यादा बिट्स यानी कि 2 3 इस तरह सो ऑन मल्टीपल बिट के एरर आए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 हमने भेजा, वहां पे पहुंचा रिसीविंग साइड पे 0, और यहाँ पे हमने 0 भेजा तो वहां पे रिसीव हुआ 1, यानी कि 2 एरर्स अकर हुए। देन आता है बर्स्ट एरर। बर्स्ट एरर होता है हमारे पास स्ट्रीम ऑफ बिट्स, यानी कि पूरा का पूरा मैसेज ही ऐसा ट्रांसफर हुआ है, दैट इज अनरीडेबल, जो आप नहीं समझ सकते हो, जो आपने नहीं भेजा, जो ज्यादा बिट्स जो है वो खराब हो गए हैं कि वो पूरा मीनिंग ही, उसका जो सेमेंटिक्स है वो ही खराब हो गया। फॉर एग्जांपल 00100, यहाँ से हमने एक स्ट्रीम ऑफ बिट सेंड किया, वो पूरी बिट्स में से ये देखो बीच का जो एक पैकेट बन गया ना, वो जो है वो बर्स्ट एरर हो गया, यानी कि वो वहां पे रिसीव्ड हुआ तो 0 1 हो गया, 1 0 हो गया, मतलब ये बिट्स जो आपने मैसेज कुछ भेजा वहां पे कुछ रिसीव हो गया। ठीक है, एल भेजा, एल की जगह आई चला गया, के भेजा, के की जगह जे चला गया, इस तरह पूरा मैसेज ही खराब हो गया और जे मीनिंग खराब हो गया। दैट इज 3 टाइप्स ऑफ एरर। अब हाउ वी कैन डिटेक्ट देम, एरर्स कॉज्ड बाय द सिग्नल अटेन्यूएशन, मतलब नॉइस के कोई नॉइस ऐड हो जाती है, रिसीवर डिटेक्ट प्रोसेस ऑफ द एरर्स, रिसीवर डिटेक्ट करेगा। पॉसिबल एक्शंस क्या होते हैं, 3 तरह के पॉसिबल एक्शंस हैं। वो क्या कह रहे हैं कि सेंडर सिग्नल सेंड फॉर रिट्रांसमिशन, यानी कि हम जब किसी से बात कर रहे होते हैं, हमें उसकी बात नहीं समझ आई होती कि उसने क्या बोला है, या मैसेज वो बोलते हैं लेकिन बीच में आवाज कट जाती है,
दैट होता है तो हम क्या कहते हैं, हम उससे कहते हैं कि कैन यू प्लीज रिपीट, आई डोंट अंडरस्टैंड योर वर्ड। तो यहाँ पे भी यही होता है कि जब आपका सिग्नल रिसीविंग साइड पे नहीं मिला तो या गलत सिग्नल आया तो वो क्या करते हैं कि रीट्रांसमिशन यानी कि दोबारा भेज दो, नहीं हमें मिला, ठीक है, ड्रॉप फ्रेम, उस फ्रेम को ड्रॉप कर दो, या फिर करेक्ट बिट्स एरर इफ पॉसिबल एंड कंटिन्यू, या तो फिर उसे आप ठीक कर लो और आगे चलो, अगले काम पर चलो। अब ये देखते हैं कि ये सारे प्रोसेस कैसे होते हैं हमारे पास। उसमें होता है सबसे पहले रिडंडेंसी। रिडंडेंसी चेक करते हैं हम एरर की ठीक करने के लिए, यानी कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज द रिडंडेंसी। रिडंडेंसी हमारे पास क्या होती है, एरर डिटेक्शन यूजेस द कांसेप्ट ऑफ रिडंडेंसी व्हिच मींस एडिंग एक्स्ट्रा बिट्स एट द एंड ऑफ ईच डेटा यूनिट। ओके, कि हम हर मैसेज के साथ एंड पे कुछ एक्स्ट्रा बिट्स ऐड कर देते हैं जो हमें ये बताते हैं कि जब वहां पे जाके हम पूरे, फॉर एग्जांपल बहुत ज्यादा डेटा जा रहा है ना नेटवर्क पे, छोटे छोटे मैसेजेस तो नहीं जा रहे, बहुत ज्यादा डेटा जा रहा है, मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ डेटा एक टाइम पे सेंड हो रहा है, तो उस टाइम पे इंस्टेड ऑफ कि हम एक एक बिट को बैठ के चेक करते रहे, हम एट द एंड एक्स्ट्रा बिट्स ऐड कर देंगे, जो जहाँ के अगर हम एट द एंड ऑफ द डे एक्स्ट्रा बिट्स रिसीविंग साइड पे देखेंगे, अगर वो बिट ही खराब हुई जो हमने एक्स्ट्रा भेजी है, तो हमें पता चल जाएगा कि इस डेटा में कोई ना कोई इशू आया है। फॉर एग्जाम्पल सेंडिंग साइड पे हमने ये भेजा 1011, ये जो ब्लू बॉक्स में, लाइट से ब्लू बॉक्स में 11101, दैट इज सेंडर साइड। अब वो रिसीविंग साइड पे क्या हुआ, 101101। अब मतलब क्या करेगा, अब वो ये चेक करेगा कि क्या ओके है, ओके है तो जो डेटा है वो आगे भेज देगा, ऊपर वाली लेयर पे भेज देगा, अगर नहीं होगा तो वो रिजेक्ट करके दोबारा बोलेगा। अब इसको चेक करने के क्या तरीके होते हैं, तीन तरीके होते हैं, पैरिटी चेक, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक और चेकसम। पैरिटी चेक के आगे से फर्दर दो टाइप्स हो जाती हैं, सिंपल पैरिटी चेक एंड 2 डायमेंशनल पैरिटी चेक। ओके, मतलब जो अब हमने चेक करने हैं उस रिडंडेंसी को कि वो कैसे होगी, ठीक है, उसके लिए पैरिटी चेक, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक और चेकसम। नहीं मुश्किल, आसान से है। सिंपल पैरिटी चेक में हमारे पास क्या होता है कि हम सिंपल एक बिट ऐड कर देते हैं एट द एंड के, मतलब जो भी डेटा स्ट्रीम जा रहा है उसके एंड पे हम 1 ऐड कर देते हैं, इस तरह के वो जो डेटा है वो इवन फॉर्म में बन जाए, ठीक है। तो अगर वहां पे रिसीविंग साइड पे ऑड फॉर्म में, ऑड नंबर ऑफ डेटा मतलब रिसीव हुआ, तो हमें समझ आ जाएगा कि कोई जो है वो डेटा में क्या हुई है, प्रॉब्लम हुई है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 11000001, इसके एंड पे हमने एक 1 ऐड कर दिया, अब यहाँ पे क्या हुआ, 1 2 3 4 4, यानी कि इवन 1 बन गए, ठीक है। अब वहां पे अगर रिसीव हुआ और वहां पे 1 का नंबर ऑड हुआ, तो हमें पता चल जाएगा कि पीछे से इवन आया और यहाँ पे ऑड हो गया, तो मतलब क्या हुआ कि डेटा में कुछ इशू आया, कोई एक बिट चेंज हो गई है। ये देख सकते हैं आप, 100 बिकम्स 1101001, ठीक है। इस तरह हमें पता चल जाएगा कि ये इसमें आया है। इफ इट कैन डिटेक्ट बर्स्ट एरर्स ओनली इफ द टोटल नंबर ऑफ द एरर्स इन ईच डेटा यूनिट इज ऑड। ओके, अगर ऑड हो गया तो हमें पता चल जाएगा ज्यादा बिट्स आएंगे, तो दैट इज बर्स्ट एरर भी पता चल जाएगा। 2 डायमेंशनल पैरिटी चेक में हमारे पास कैसे होता है, 2 डायमेंशनल पैरिटी चेक में हम ये करते हैं कि हम रो वाइज भी चेक करते हैं और कॉलम वाइज भी चेक करते हैं, इंश्योर करते हैं कि दोनों तरीके से क्या डेटा जो है वो सेम है, यानी कि हम यहाँ से भी डालते हैं और यहाँ से भी चेक करते हैं कि रो वाइज भी देखा जाता है। इस नंबर को ये देखें, ये यहाँ से इस तरह जो चल रहा है वो रो वाइज चल रहा है, और फिर इस तरह वाला जो चल रहा है दैट इज कॉलम वाइज, ठीक है। दोनों तरीके से हम रो वाइज भी चेक करेंगे डेटा को और कॉलम वाइज भी, कि क्या जो डेटा है वो रिसीवर साइड पे सही रिसीव हुआ या नहीं रिसीव हुआ। फॉर एग्जाम्पल सेंडर ने लेट सपोज ये भेजा है, रिसीवर साइड पे आप देखो क्या रिसीव हुआ, अब ये जो 0 थे ये 1 हो गया, यहाँ का जो 0 है ये 0 ही रहा, फिर ये ओके, और बाकी सारा डेटा सेम है। एट द एंड ऑफ पे हमने ये जो एक्स्ट्रा पैरिटी बिट ऐड कर दी थी, ये जो पिंक कलर की है ना, ये हमने एक्स्ट्रा पैरिटी बिट ऐड की है 01010101, और जो यहाँ पे बोल्ड हुई हुई है रिसीवर साइड पे वो पैरिटी बिट थी, ठीक है। अब क्या किया, लेट्स चेक द पैरिटी बिट्स। पैरिटी बिट्स थी, अब ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो कह रहा है कि अब यहाँ पे जो है, यहाँ से पता चला हमारे पास 1 चेंज हो गया, यहाँ पे हमारे पास 0 1, ये ठीक है। और अब ये कह रहा है इसमें पैरिटी बिट कौन सी है, यानी कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। इस तरह ये कैलकुलेट करके और फिर ये बताएगा कि ये जो पिंक वाली है दैट इज द पैरिटी बिट, ये लास्ट वाली जो 1 है दैट इज द पैरिटी बिट, लास्ट 0 फिर देन लास्ट 1, और ये वाला पूरा जो है दैट इज द पैरिटी बिट, ठीक है। उसके बाद जो आता है हमारे पास दैट इज साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। साइक्लिक रिडंडेंसी चेक क्या होता है, द थर्ड एंड द मोस्ट पावरफुल टेक्निक ऑफ द एरर डिटेक्शन इज साइक्लिक रिडंडेंसी चेक बेस्ड ऑन द बाइनरी डिवीजन। इसमें हम क्या कहते हैं, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक में आपने क्या करना होता है कि आपने पूरा का पूरा लॉन्ग डिवीजन करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल ये जो नंबर है, इस नंबर को आपने प्रॉपर, ये हमारे पास डेटा है, ठीक है, ये हमारे पास डेटा है, द साइज ऑफ रिडंडेंट बिट्स शुड बी n-1, वो कितने होनी चाहिए, n-1 होनी चाहिए। यहाँ पे 1 0
1 है, ठीक है, 1001 और 000, वो n-1 होना चाहिए साइज ऑफ रिडंडेंट बिट्स, ठीक है, यानी कि ये जो बिट्स बच जाएंगी उनका जो साइज है वो क्या होना चाहिए, वो इस वाली बिट्स से, यानी कि अगर देखा जाए तो ये जो ऊपर हमारे पास बिट्स है वो 4 है और नीचे जो बच रही है दैट इज 3, तो वो n-1 है, यानी कि 4-1 विच इज इक्वल्स टू 3। तो इस तरह हम चेक करेंगे। अब क्या चेक करेंगे, हमने इसको डिवाइड किया 1011 को हमने डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया 1 से, विच इज 1011 यहाँ पे आया, फिर पीछे क्या बचा 0100, जैसे हम लॉन्ग डिवीजन करते हैं सिंपल वही, फिर 0 से मल्टीप्लाई किया, फिर अगले 2 जीरोस नीचे आ गए, फिर दोबारा 0 से डिवाइड किया, तो ये चीज हमारे पास जो है रिमाइंडर बच गया। अब जो रिमाइंडर है वो क्या है हमारे पास, वो n-1 है, यानी कि जो असल डेटा था उसके नंबर से एक नंबर कम हो गया, दैट इज द रिमाइंडर हमारे पास, ठीक है। अब वो जो हमारे पास था देखो 1100, वो हमारा रिमाइंडर था, अब उस रिमाइंडर को हमने एंड पे लगा लेना, ठीक है, यानी कि 1001 के एंड पे हमने वो रिमाइंडर यूज करना है। ये रिसीवर साइड पे चेक होगा कि यहाँ पे जो सेंडर साइड पे डेटा के एंड पे जो भी चीज बचा, यानी कि जो रिमाइंडर बचा उसको आप लगा के भेज दोगे साथ। अब वो रिसीवर साइड पे उस वाले डेटा के साथ उसको लॉन्ग डिवीजन करके देखेगा कि अगर वो प्रॉपर उसी नंबर पे पूरा डिवाइड हो जाता है और आंसर 0 आता है तो मीन्स के डेटा में कुछ भी इशू नहीं है, यानी कि जो वहां का रिमाइंडर था उसको आपने क्या करना है, रिसीविंग साइड के साथ लगा के आपने भेज दिया। अब रिसीवर साइड पे जब वो आया तो वो दोबारा लॉन्ग डिवीजन करेगा और अगर आंसर इक्वल टू 0 हुआ तो मीन्स के डेटा ठीक है, डेटा में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इफ इट इज नॉट इक्वल टू 0, फॉर एग्जांपल ओवर हियर, तो देन मींस यहाँ पे बिट चेंज हुई है। ये देखो यहाँ पे कौन सी बिट चेंज हुई है, यहाँ पे 0 बिट चेंज हुई है, ठीक है, क्योंकि वो जो था वो उसी का रिमाइंडर बचा था, वो उसके आगे ही लगा दो तो वो प्रॉपर पूरी लॉन्ग डिवीजन कंप्लीट होगी, पूरा टेबल चला जाएगा। इट मींस कि आपका डेटा बिल्कुल सेफ है, ठीक है, दैट इज अ साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। उसके बाद होता है चेकसम। चेकसम में थोड़ी ज्यादा डिटेल होती है, इसमें हमारे पास क्या काम करते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। सेंडर साइड पे हमारे पास है फॉर एग्जांपल इफ एम बिट चेकसम, ओके, इसको छोड़ो, ये हमारे पास क्या करें, एट द सेंटर साइड पे हमारे पास ये एक डेटा हमें गिवन है, ठीक है, इसको इन्होंने क्या किया, ये पूरी डेटा स्ट्रीम थी डेटा की, ये जो ऊपर लिखा है कॉन्सिडर द डेटा यूनिट टू बी ट्रांसमिटेड इज, ये पूरी एक स्ट्रीम ऑफ बिट्स थी। अब इसको हमने क्या करना है, 8 बिट चेकसम में 8 बिट्स में डिवाइड कर देना। अब 8 बिट्स में हमने इसे कैसे डिवाइड करना है कि ये देखो, ये हमने डिवाइड किया, फिर ये डिवाइड किया, फिर ये डिवाइड किया और ये डिवाइड किया। अभी हमने 4 उसके फिलहाल पैकेट्स बना दिए, सेगमेंट्स बना दिए। अब इन सबको हम ऐड करेंगे, टोटल हमें 8 बिट्स ही चाहिए। यहाँ पे कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके, एंड पे ज्यादा होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। तो अब जब हमने इन्हें ऐड किया, अब ऐड कर करके वो क्या हो गया, वो दोबारा 10 नंबर बन गए। मतलब इन सबको चारों को ऐड करो, पहले हमारे पास ये डेटा था, इन सब डेटा को 8 बिट्स में डिवाइड कर दो। चेकसम में सबसे पहला रूल क्या है, स्टेप वाइज याद करो, पहले जो भी स्ट्रीम ऑफ डेटा आ रहा है उन सबको 8 बिट्स में डिवाइड कर दो। 8 बिट्स में डिवाइड कर दिया, देन द नेक्स्ट स्टेप इज ऐड ऑल ऑफ दीज बिट्स। जब उन सब बिट्स को ऐड कर दिया, जब आप किसी भी चीज में पिछली वैल्यू ऐड करोगे तो बाइनरी में चल रहा है, 0 1 की फॉर्म में चल रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो बिट्स ऐड हो जाए, मतलब इंक्रीज हो जाएंगी। तो वहां पे 8 बिट्स से अब जो आंसर मतलब रिजल्ट बनेगा, इन सब बिट्स को ऐड करके, ये जो फर्स्ट लाइन में इन सब बिट्स को ऐड हो रहा है, इन सबको बिट्स को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 10 बिट्स बन जाएंगी। अब जब 10 बिट्स बन जाएंगी तो हमें 8 बिट ही चाहिए, हमें 10 बिट नहीं चाहिए। हम क्या करेंगे, जो हम इसकी स्टार्टिंग की 2 बिट्स है उन्हें रैप्ट कर देंगे, रैप्ट करके उन्हें दोबारा एंड पे हम ऐड करेंगे। जब ये देखिए, ये जो 10 था ये अब क्या हुआ, दोबारा ऐड हो गया, 10 यानी कि 10 विच इज इक्वल्स टू 2, तो दोबारा ऐड करेंगे तो हमारे पास अब जो उसमें नंबर बनेगा वो हमारे पास दोबारा 8 बिट का बनेगा, ठीक है। अब ये जो 8 बिट है ये हमारे पास क्या होगा, इसका हम लेंगे 1s का कॉम्प्लीमेंट। मतलब एक स्टोरी की तरह समझो कि जो भी बिट आ रही है हमने पहले उसे 8 बिट्स में डिवाइड कर देना है, 8 बिट्स में डिवाइड करके उन सबको ऐड करना है, जो रिजल्ट आ रहा है अगर वो 8 बिट से ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल 11 बिट्स आ रही है, 12 बिट्स आ रही है, 13 बिट्स आ रही है, तो स्टार्ट की जो एक्स्ट्रा बिट्स है, 2 बिट्स है, 3 बिट्स है, 4 बिट्स है, 8 के आगे जितनी भी एक्स्ट्रा बिट्स है उन सबको उठाओ, उन सबको उठा के दोबारा उसी नंबर के साथ ऐड कर दो। ऐड करोगे तो जो आंसर आएगा वो आपके पास दोबारा 8 बिट्स में ही आंसर आना चाहिए। 8 बिट्स में आंसर आ गया, एक वैल्यू बन गई, उसका 1s कॉम्प्लीमेंट ले लो, जो 1s कॉम्प्लीमेंट है दैट इज द चेकसम वैल्यू। अब उस चेकसम वैल्यू को आपने क्या करना है, उस द डेटा उसको आपने जब सेंडर के साथ भेज देना है तो वो मतलब जो आपका ओरिजिनल डेटा होगा ना, उस डेटा के साथ ये जो पूरा डेटा, इस डेटा के साथ एक्स्ट्रा हम यहाँ पे ये बिट, वो जो हम कहते हैं ना हम एक्स्ट्रा बिट ऐड करते हैं, वो हम ये चेकसम बिट ऐड करते हैं। अब ये चेकसम बिट लगाकर हमने उसको भेज दिया। अब जो रिसीवर साइड है वो क्या करेगी, जब रिसीवर साइड के ऊपर डेटा आएगा तो वो क्या करेगा, वो उसको दोबारा 8 बिट्स में डिवाइड करेगा। अब जो था देखो, ओरिजिनल डेटा पहले 4 बिट्स में डिवाइड हुआ था, अब ये साथ एंड पे चेकसम वैल्यू भी है तो वो 5 बिट्स में हो जाएगा, ठीक है। ऑल द सेगमेंट्स अलोंग विद द चेकसम वैल्यू आर एडेड, चेकसम वैल्यू के साथ, यानी कि वो जो चेकसम वैल्यू पहले आई थी ना वो भी अब 5 बिट्स बन गए, उन सबको ऐड किया जाएगा। ऐड करेंगे तो सम ऑफ ऑल द सेगमेंट्स प्लस द चेकसम वैल्यू, यानी कि उन सबका जो सम निकाला था वो और जो चेकसम वैल्यू है उन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास एक ही नंबर बना। फिर उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे, अगर आंसर 0 है तो मीन्स की कोई एरर नहीं है। मेन टेक्निक ये है कि आपने डेटा में जो भी आप टेक्निक लगा
रहे हो कि अगर उसको आप सॉल्व करो और आंसर 0 आएगा तो मीन्स एरर नहीं है, लेकिन अगर आंसर 0 नहीं आ रहा तो मीन्स कि समथिंग इज हैपनिंग, कुछ एरर है, कुछ प्रॉब्लम है। यहाँ पे भी हमारे पास साइक्लिक रिडंडेंसी चेक में भी यही चीज हुई थी कि जब हमारे पास उसको लॉन्ग डिवीजन करो, लॉन्ग डिवीजन करके वहां पे जो हमारा रिमाइंडर था वहां पे ये हमने किया था ना कि वहां पे हमने डिवाइड किया था, जो रिमाइंडर आ रहा था उसको हमने भेज दिया था चेकसम वाली वैल्यू के साथ, और वो वहां पे दोबारा जाके उस जो एक्स्ट्रा डेटा था उस ओरिजिनल डेटा के साथ एक्स्ट्रा बिट्स ये वाली जो थी इनको लगा के लॉन्ग डिवीजन किया था। अगर आंसर 0 है तो ओके, नहीं 0 है तो नॉट ओके। और चेकसम में भी ऐसे ही हो रहा है, और यहाँ पे भी कॉम्प्लीमेंट का एक सीन है और एक ऐड करना है और उनको दोबारा 8 बिट्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब होता है एरर करेक्शन। अब हमें पता चला एरर कैसे डिटेक्ट करेंगे, एरर ऐसे डिटेक्ट करेंगे इन 3 तरीकों से। अब एरर को ठीक कैसे करना है, एरर ठीक करने के तरीके क्या होते हैं कि फॉर एरर करेक्शन बाय रिट्रांसमिशन, पहले दोबारा बुला लो कि रिट्रांसमिशन यानी कि दोबारा ट्रांसमिट करो, फॉरवर्ड एरर करेक्शन एफसी। एरर करेक्शन बाय रिट्रांसमिशन में आगे 3 तरीके यूज होते हैं, दैट इज स्टॉप एंड वेट ARQ, गो बैक एंड ARQ, सिलेक्टिव रिपीट ARQ। स्टॉप एंड वेट क्या करेगा कि ये रुकेगा और वेट करेगा कि मतलब एक मैसेज इसने भेज दिया और फिर वो वेट करेगा कि वहां से मुझे एक्नॉलेजमेंट आए कि हाँ मुझे ये वाला वर्ड, ये वाली बिट रिसीव होगी, तो वो अगला मैसेज भेजेगा, दैट इज स्टॉप एंड वेट ARQ। व्हाट इज द फ्लॉ बैक ओवर हियर कि बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और बहुत ज्यादा इतनी देर रिसोर्सेज हैं, वो इतनी देर कहीं और से ना डेटा ले सकते, क्यों? क्योंकि उसने डेटा लेना है, उसे एक्नॉलेजमेंट देना है, मतलब बहुत ज्यादा आपको रिपोर्ट करना पड़ा, हाँ मैंने ये काम कर लिया, ठीक है अब मुझे अगला काम दो, अच्छा ये चेक करो, ये करो, इट्स वेरी लाइक कॉम्प्लेक्स, ठीक है। उसके बाद होता है गो बैक एंड। गो बैक एंड कि अगर कोई डेटा नहीं है तो वो वाला डेटा जाओ लेकर आ जाओ, तो वो एक ये इसमें ये होता है कि आप पूरी स्ट्रीम ऑफ बिट्स ही दोबारा मंगा लेते हो स्टार्ट से। सिलेक्टिव रिपीट ARQ, इसमें ये होता है कि जो सिर्फ बिट गलत होती है ना, हम सिर्फ वो बिट क्यों कह देते हैं कि हमारा यहाँ तक डेटा ठीक पहुंचाया है, ये बिट हमारे पास खराब है, सिर्फ वो बिट हमें भिजवा दो। उसके बाद होता है फॉरवर्ड एरर करेक्शन। फॉरवर्ड एरर करेक्शन होता है विच इज हैमिंग कोड। हैमिंग कोड हमारे पास क्या होता है, इसकी रियल लाइफ एग्जांपल ये होती है कि ऑटोमेटिकली ये क्या कर देते हैं, करेक्ट कर देते हैं कुछ बिट्स के एरर्स को। फॉर एग्जांपल अगर आपकी कोड में सिंगल बिट एरर है ना, उन कुछ बिट एरर को ये ऑटोमेटिकली ठीक कर देता है। जैसे हमारे व्हाट्सएप पे हम मैसेज टाइप कर रहे होते हैं ना, तो वो टाइपो एरर होगा ना जहाँ पे, वहां पे वो ऑटोमेटिकली हमारे मैसेज को टाइप करके ऊपर सजेशन दे देता है, फिर हम वो वाला मैसेज कर लेते हैं। सिंपल इज दैट इन द केस ऑफ हैमिंग कोड। ओके, उसके बाद आता है हमारे पास फिजिकल एड्रेस क्या होता है और लॉजिकल एड्रेस क्या होता है। फिजिकल एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस, पोर्ट एड्रेस और स्पेसिफिक एड्रेस, हमने ये देखा था कि 4 लेवल ऑफ एड्रेसिंग होती है। फिजिकल एड्रेस विच इज एट डेटा लिंक लेयर, क्योंकि हम डेटा लिंक लेयर पढ़ने तो हम फिजिकल एड्रेस को डिटेल में पढ़ेंगे। लॉजिकल एड्रेस होगा नेटवर्क लेयर पे, पोर्ट एड्रेस होता है ट्रांसपोर्ट लेयर पे, स्पेसिफिक एड्रेस इज ऑफ एप्लीकेशन लेयर। फिजिकल एड्रेस क्या होता है, फिजिकल एड्रेस इज आल्सो नोन एज लिंक एड्रेस, इट इज द एड्रेस ऑफ अ नोड एज डिफाइंड बाय इट्स लेंथ। सिंपल वर्ड्स में बताती हूँ रियल लाइफ एग्जांपल के साथ कि फिजिकल एड्रेस क्या होता है। फिजिकल एड्रेस ऐसा है जैसे आपका CNIC है, या आप जिस भी शहर में पैदा हो रहे हो, जिस भी कंट्री में आप पैदा हो रहे हो, वहां पे हर इंसान का जो ID कार्ड नंबर है, जो आपका CNIC नंबर है, जो 18 साल के बाद बनता है, वो क्या होता है, वो यूनिक है और डिफरेंट है, हर इंसान का डिफरेंट होता है। दैट इज बेसिकली द फिजिकल एड्रेस इन नेटवर्किंग, जो कि हर नेटवर्क का एक अलग होता है, यूनिक होता है और ये चेंज नहीं होता। आप बाय बॉर्न मतलब जब आप पैदा हुए हो उसके बाद 18 साल पे आपका जो CNIC बनेगा, आपके मरते दम तक वही CNIC रहेगा, दैट इज द सेम, ठीक है। आप कहीं मूव कर रहे हो, एक कंट्री से दूसरी जगह जा रहे हो, तो वो आपका CNIC चेंज नहीं होगा, CNIC आपका सेम टू सेम ही रहेगा। ये हो गया आपका फिजिकल एड्रेस, ठीक है। उसके बाद आता है, अब ये होता है 6 बाइट यानी कि 48 बिट्स इसमें होती हैं, जो कि हमने पहले पढ़ा था, 2 हेक्साडेसिमल डिजिट्स, और इस तरह इसको हम 12 हेक्साडेसिमल डिजिट्स होते हैं और इस तरह हम उसे शो करते हैं। दैट इज योर फिजिकल एड्रेस, दैट इज यूनिक आइडेंटिटी नंबर, ठीक है। ये आपका मैक एड्रेस यूनिक आइडेंटिटी नंबर है, जो कि हमेशा डिफरेंट होता है दूसरी से, और ये यूनिक है, ठीक है। हर एक का डिफरेंट होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4B है, आगे का 4C हो जाएगा, उससे अगले का 4D, फिर ऐसे ऊपर तक ये चेंज होता रहता है। फिजिकल एड्रेस होता है ये देखो, ये हर PC का क्या है, डिफरेंट फिजिकल एड्रेस है, ठीक है। ये अडॉप्टर और लगा हुआ, और ये हर PC का क्या है, हर नेटवर्क का लैन के अंदर जितनी भी डिवाइसेस है सबका मैक एड्रेस क्या होता है, डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल एक शहर में जितने भी बंदे रहते हैं, हर इंसान का CNIC नंबर डिफरेंट होता है। मल्टीपल एक्सेस होता है। अब क्या होता है, डेटा लिंक लेयर पे हम क्या करते हैं, मल्टीपल एक्सेस करते हैं। व्हेन नोड्स और स्टेशंस आर कनेक्टेड एंड यूज अ कॉमन लिंक। ओके, मल्टीपल एक्सेस ये होता है कि डेटा लिंक लेयर पे हम कह रहे हैं कि अगर एक वाईफाई नेटवर्क से मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्टेड है, तो वो कैसे मैसेज को सेंड करेंगे, रिसीव करेंगे, उस पे क्या प्रॉब्लम्स होगी। एक नेटवर्क है और मल्टीपल डिवाइसेस एक टाइम पे मल्टीपल टैब्स हम खोले होते हैं, मल्टीपल काम कर रहे हो, तो हम क्या करेंगे, उसमें हमारे पास होता है मल्टीपल एक्सेस के भी कुछ प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, रूल्स, यानी कि जब आप एक टाइम पे ज्यादा लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मीटिंग में बात करने के कुछ रूल्स होते हैं, दोस्त से बात करने में कुछ रूल्स होते हैं, इंडिविजुअल पर्सन में बात करने के कुछ अलग रूल्स होते हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी
जब एक डिवाइस एक नेटवर्क मल्टीपल डिवाइसेस के साथ काम कर रहा है तो उसके भी कुछ रूल्स है। जिस तरह इसमें क्या होगा, रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल्स हो जाते हैं, कंट्रोल्ड एक्सेस प्रोटोकॉल्स होते हैं, चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल्स। नाम से पता चल रहा है रैंडम, मुंह उठा के मैसेज कर रहे हैं, कोई नहीं पता कब किसने काम करना है। कंट्रोल्ड एक्सेस, यहाँ पे थोड़ी सिक्योरिटी है, कंट्रोल है, मतलब कुछ रूल्स रेगुलेशंस है। चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल यानी कि हर चैनल के अपने प्रोटोकॉल्स है कुछ। उसमें सबसे पहले आता है रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल। रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल में ये होता है, टू फीचर्स गिव इन दिस मेथड इट्स नेम, देयर इज नो शेड्यूल टाइम फॉर द स्टेशन टू ट्रांसमिट, यानी कि कोई शेड्यूल टाइम नहीं है कि पहले किसने भेजना है, दूसरे किसने भेजना है मैसेज। रैंडम एक्सेस, नो रूल स्पेसिफाई विच स्टेशन शुड ट्रांसमिट नेक्स्ट, ना ही ये है कि अगला किसने सेंड करना है, ठीक है, वहां पे कोई रूल ही नहीं है, इसलिए इसका नाम ही रैंडम एक्सेस लाना। इसमें जो सबसे पहले है दैट इज अलोहा। अलोहा की हम हिस्ट्री पढ़ते हैं। अलोहा क्या है, अर्लीस्ट रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल डेवलप्ड इन द अर्ली 1970। ये सबसे पहला था जो कि 1970 में आया था। इट इज डिजाइंड फॉर द रेडियो वायरलेस लैन, रेडियोस के लिए ये बना था। द मीडियम वाज शेयर्ड बिटवीन द स्टेशंस व्हेन अ स्टेशन सेंड्स द डेटा एंड अदर स्टेशन मे डू एट द सेम टाइम। द डेटा फ्रॉम टू स्टेशंस कोलाइड एंड बिकम गार्ब्ड। ओके, सिंपल सी बात हो गई कि जब इसमें क्या हो रहा है कि रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल्स है तो हमें नहीं पता कौन सा स्टेशन कब डेटा सेंड कर रहा है, किसी कौन रिसीव कर रहा है, अगले बंदे को, साथ वाले स्टेशन को भी नहीं पता कि दूसरा स्टेशन जो है वो सेंड कर रहा है, ठीक है, तो मैं वेट कर जाऊँ। नो, किसी को कुछ नहीं पता, सब अपनी अपनी धुन में बोली जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल मीटिंग में अगर सब एक साथ बोली जाते हैं या एक क्लास में सारे बच्चे एक साथ बोल रहे होते हैं तो टीचर क्या बोल रही होती है कुछ समझ नहीं आता। तो इसलिए क्या होता है कि एक टाइम पे एक बंदा बोलता है, बाकी सब सुनते हैं, ठीक है, या अपनी बारी का वेट करते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, अगर सब एक साथ बोलते हैं तो क्या होता है, कंफ्यूजन होती है, बात ही समझ नहीं आती कि क्या बात हो रही है और क्या नहीं हो रही, क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होता है, यहाँ पे कोलिजन हो जाती है। कोलिजन मतलब कि वो डेटा आपस में मिल जाता है और वो मतलब लॉस्ट हो जाता है, उसका कोई बात समझ नहीं आती। प्योर अलोहा इस तरह, ये देखो रैंडम, किसी को नहीं पता, सब अपना अपना एक साथ मैसेज भेज रहे हैं, ये फ्रेम भेज रहे हैं, ये फ्रेम भेज रहे हैं, एक फ्रेम भेजा वो जा ही रहा है, अभी पहुंचा नहीं पता, अगला फ्रेम भेज दिया, वो वहां पहुंचा पता नहीं, अगला फ्रेम भेज दिया, एक साथ सब फ्रेम भेजी जा रहे हैं, अपना मैसेज भेजे जा रहे हैं, ठीक है। अब ये क्या है, वल्नरेबल टाइम। ओके, प्योर अलोहा ने कह दिया जी वल्नरेबल टाइम लगा दिया, द टाइम इन विच देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ कोलिजन, यानी कि वो उस टाइम पे नहीं भेजेगा जब पॉसिबिलिटी होगी कोलिजन की कि हाँ हो सकता है दो वो कोलाइड कर जाए और मेरा डेटा फट जाए, ऐसे उस टाइम पे नहीं भेजेगा। ओके, बीज एंड कोलाइड्स विद द एज बिगनिंग। अब वो क्या करे, बी का एंड क्या करे, कोलाइड करे ए की बिगनिंग के साथ, एंड द एज एंड कोलाइड्स विद द बी बिगनिंग, दैट इज वल्नरेबल टाइम इन अलोहा प्रोटोकॉल। यानी कि वल्नरेबल टाइम, सबसे बुरा टाइम ये होता है जब एक मैसेज भेजा वो उसका एंड पहले वाले मैसेज से कर रहा है और दूसरे का एंड दूसरे वाले मैसेज के साथ, स्टार्ट के साथ कोलाइड करे, बिकॉज वहां पे कोई रूल नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने बड़ी अच्छी एग्जाम्पल दी है, इफ देयर इज अ कार ऑन द रोड एंड इट मेंटेन्स अ गैप ऑफ 2 मीटर फ्रॉम द फ्रंट एंड द बैक, ठीक है, एक गाड़ी है बीच में, उसके पीछे से भी 2 मीटर का ही फासला है और आगे से भी, देन देयर इज लेस चांस टू हिट विद इन अदर कार ऑन द रोड, or if each and every car in a road maintains 2 meter gap, there will be less hit if someone push brake. Okay, अगर एक ऐसी गाड़ी है जिनके मतलब वो बीच में है, उसके पीछे भी कोई गैप फॉर एग्जांपल नहीं है और आगे भी कोई गैप नहीं है, तो पीछे से अब गाड़ी आई, फॉर एग्जांपल वो ब्रेक नहीं लगा पाई, बहुत कम फासला था, ठीक है, वो गाड़ी क्या होगी, वो उस गाड़ी के साथ आके लगेगी, वो वाली गाड़ी अगली गाड़ी के साथ, अगली गाड़ी उससे अगली गाड़ी के साथ, अगली गाड़ी उससे अगली गाड़ी, लेकिन अगर बीच में थोड़ा सा गैप होगा तो वो ब्रेक लगा लेगी इजीली, ठीक है। तो इस तरह क्या होगा, कोई भी एकदम से हम हिट नहीं करेंगे किसी भी चीज को, तो वो कोलिजन नहीं होगी, दैट इज द सिंपल थिंग ऑफ कोलिजन। और स्लॉटेड अरोहा में हम स्लॉट्स बना लेते हैं कि अभी एक स्लॉट गिवन है, जब वो स्लॉट फ्री होगा तो फिर आप मैसेज सेंड करें, इस तरह इसमें काम होता है, इसमें कोलिजन का चांस थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये एंड हुआ तो आगे सी ने अपना मैसेज भेजा, ठीक है, और इज नाउ रिड्यूस टू द हाफ, यानी कि कम हो गया पहले से। कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल। कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, कैरियर सेंस नाम से पता चल रहा है, रिक्वायर दैट ईच स्टेशन फर्स्ट लिसन्स टू द मीडियम बिफोर सेंडिंग, यानी कि ये सुनेगा पहले कि उसने क्या भेजना है, मतलब क्या भेजना है, और देखेगा मीडियम्स को, सब मीडियम को सुनेगा, मतलब अगर क्लास में सारे बच्चे बैठे हुए तो सुनेगा कि अभी कौन बोल रहा है, जब वो उसकी टर्न खत्म होगी तो मैंने बोलनी है, मैंने फिर अपनी बात करनी है, हैंड रेस कर लेता है, ठीक है, हैंड रेस करेगा वो, उसके बाद अपनी बात करेगा। द पॉसिबिलिटी सुनता है खुद, जैसे हम भी क्लास में सुन रहे होते हैं कि ठीक है अभी वो मीट में या मीटिंग में कोई और बंदा बोल रहा है तो हम अपनी बारी का वेट करते हैं कि वो बॉल के बाद खत्म करे फिर हम अपनी बोले, तो ये भी सेंस करते हैं कि जब बाकी कोई डेटा भेजे तो मैं डेटा ना भेजूँ, जब वो रुक जाएंगे उनका पहुंच जाएगा फिर मैं अपना डेटा भेजूंगा। द पॉसिबिलिटी ऑफ कोलिजन स्टिल एग्जिस्ट, पॉसिबिलिटी अभी भी हो सकती है बिकॉज ऑफ द प्रोपगेशन डिले,
When a station sends a frame, it still takes time for the first bit to reach every station and for the every station to sense it. यानी कि जब वो भेजी है बिट, अब जितने में वो बिट उस स्टेशन पे पहुंच रही है और वो सेंस कर रहे हैं कि क्या वो बिट पहुंची या नहीं पहुंची, उतने में जो प्रोबेशन पीरियड है अब उसे नहीं पता, वो उसे नहीं सेंस कर पाएगा और हो सकता है वो बोल दे, वो बोल पड़े और उस टाइम पे वो अपना डेटा भेजे तो वहां पे हो सकता है कोलिजन आ जाए। वो जो डिले आ रहा है ना बीच में, उसकी वजह से स्टिल कोलिजन एग्जिस्ट कर सकती है। कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, मल्टीपल एक्सेस में हमारे पास ये वाला जो था उसी की वो डायग्राम बना रहे हैं हम कि ये देखो वल्नरेबल टाइम और प्रोपगेशन टाइम। उसके बाद आता है कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस ही के बारे में कह रहे हैं कि परसिस्टेंस टाइम टेल्स व्हाट अ स्टेशन शुड डू इफ द चैनल इज आइडल, यानी कि ये बताता है कि अगर चैनल आइडल है, अभी खाली है, अभी ये रिसोर्स खाली है, अभी मतलब फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ना कि अभी बैंक में इसका नंबर नहीं आया, जाओ तुम अपनी बारी करा लो, ठीक है। 3 टाइप्स ऑफ परसिस्टेंस मेथड होते हैं, वन परसिस्टेंस, नॉन परसिस्टेंट, प्री परसिस्टेंट। अगर चैनल आइडल है, ये देखो ये चैनल है, वन परसिस्टेंट में स्टेशन कैन ट्रांसमिट। नॉन परसिस्टेंट चैनल आइडल है या चैनल बिजी है, अब वो ये आइडल होगा तो स्टेशन कैन ट्रांसमिट, बिजी है, यहाँ पे बिजी था तो वो क्या कर रहा था, वापस चला जाएगा, और यहाँ पे बिजी है तो वेट रैंडमली, अब वो वेट करता रहेगा। हम लोग क्या करते हैं, अक्सर हम ऐसा ही करते हैं, हम लोग कहीं फीस जमा कराने जाते हैं या किसी बैंक के बैठ जाते हैं, तो अगर हमारी टर्न नहीं आई होती, वो बंदा आगे बिजी है। फॉर एग्जाम्पल अपनी यूनिवर्सिटी में किसी गवर्नमेंट के ऑफिस के अंदर चले जाओ किसी काम के लिए, तो आपको यही करना पड़ता है कि मैम अभी बिजी है, अभी आप बाहर वेट करें, तो आप रैंडमली बाहर खड़े वेट ही करते रहते हो, ठीक है। दैट इज द नॉन परसिस्टेंट। उसके बाद आता है पी परसिस्टेंट। अब ये क्या होगा, ये लंबा चक्कर घुमाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर ये चैनल है और वो आइडल है, ठीक है, तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी आउटकम कि अब प्रोबेबिलिटी देखो कि अब प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अगर बिजी है तो ऊपर चले जाओ, अगर आइडल तो प्रोबेबिलिटी देखो, प्रोबेबिलिटी क्या होगी, लेस देन एंड इक्वल टू पी, तो स्टेशन सेंड। अगर ग्रेटर देन पी, वेट अ स्लॉट, यानी कि अगर आपका मैसेज बहुत ज्यादा लंबा है तो आप अपनी प्रोबेबिलिटी देखो, आपका प्रोबेबिलिटी टाइम कितना लेगा सेंडिंग में और रिसीविंग में। अगर वो कम है तो आप भेजो, अगर ज्यादा है तो फिर वेट करो अपने स्लॉट का, फिर देखो चैनल को, फिर चैनल बिजी है तो यूज बैक ऑफ प्रोसेस, तो क्यों, वरना कोलिजन आ जाएगी। आइडल है तो फिर आप देखो, तो जब तक आपका प्रोबेबिलिटी टाइम कम नहीं होता आप उसके अंदर ही रहोगे। कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद द कोलिजन डिटेक्शन। अब ये क्या होगा, ये डिटेक्ट कर लेगा, augments the algorithm to handle the collision. Here the station monitor the medium after it sends a frame to see if the transmission was successful. यहाँ पे जो मीडियम है वो खुद ही देखेगा कि जब मैसेज उसने भेजा है तो क्या क्या मैसेज डिटेक्ट कर रहे हैं, क्या मैसेज रिसीव हुआ या नहीं। इफ तो द स्टेशन इज फिनिश, अगर वो अपना मैसेज पहुंचा देगा। इफ हाउ एवर द कोलिजन देयर इज अ कोलिजन द फ्रेम इज सेंट अगेन, अगर वहां पे मैसेज पहुंच गया तो वो सक्सेसफुल। अगर कोलिजन हो गई यानी कि दो मैसेज रास्ते में थे वो आपस में टक्कर हो गई, यानी कि दो गाड़ियों की एक साथ टक्कर हो गई, तो क्या होगा कि वो कहेगा फ्रेम को वापस भेज दो, ठीक है। ये हो गई चीज इसमें कैरियर सेंस विद कोलिजन अवॉइडेंस की। अब हमने उसको अवॉइड करना है, अवॉइड कैसे करेंगे, इन द वाइड नेटवर्क द रिसीव्ड सिग्नल हैज ऑलमोस्ट द सेम एनर्जी एज द सेंड सिग्नल। जो वाइड नेटवर्क्स होते हैं उसमें वो कह रहा है कि जो रिसीव सिग्नल है, यानी कि जो सिग्नल हमें मिला, जो रिसीवर साइड पे है और जो सेंडिंग साइड पे, दोनों का क्या होगा, एनर्जी जो है सेम है, एक ही लेंथ और एक ही केबल के साथ जा रहे हैं, बिकॉज द लेंथ ऑफ द केबल इज शॉर्ट एंड इफ देयर आर प्रेजेंट दैट एम्प्लीफाई द एनर्जी बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर, दिस मींस दैट इन अ कोलिजन द डिटेक्टेड एनर्जी ऑलमोस्ट डबल्स। तो जो डिटेक्टेड एनर्जी है वो डबल हो गई। Collision are avoided through the use of CSMA CSS3 strategies। अब जो ये है कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन अवॉइडेंस, जो इसमें हमने कोलिजन को अवॉइड करना है कि तो दो डेटा आ रहे हैं वो आपस में टक्कर ना खाएं, उसकी 3 तरीके होते हैं। एक होता है इंटरफ्रेम स्पेस, यानी कि हर फ्रेम के बाद कुछ स्पेस दे दो, कंटेंशन विंडो ऐड कर दो, और तीसरी चीज हो गई एक्नॉलेजमेंट। सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है कि आपने मैसेज भेजा, आपको एक्नॉलेजमेंट आ गई कि रिसीव्ड है, तो अगला बंदा मैसेज भेजे। और एक हो गया कंटेंशन विंडो, आप उसके दरमियान एक कंटेंशन विंडो बना दो, और दूसरा था इंटरफ्रेम स्पेस के उनके दरमियान आपने स्पेस बना दी है, ठीक है। उसके बाद आते हैं कंट्रोल्ड एक्सेस। कंट्रोल्ड एक्सेस में सबसे अच्छे तरीके होते हैं रिजर्वेशन, अपनी रिजर्वेशन करवा लो, ठीक है। मतलब आपने कहीं पे डॉक्टर को जाना होता है कि हो सकता है उस डॉक्टर के ऑलरेडी इतने पेशेंट्स हों ऑलरेडी, तो आप क्या करते हो, आप पहले अपॉइंटमेंट ले लेते हो, दैट इज रिजर्वेशन। उसके बाद होता है पूलिंग और देन होता है टोकन पासिंग। लेट्स स्टडी दिस इन डिटेल। रिजर्वेशन, इन रिजर्वेशन मेथड क्या होता है, अ स्टेशन नीड्स टू मेक अ रिजर्वेशन। हमने क्या मैंने बताया कि अपॉइंटमेंट करवा लो पहले डॉक्टर से, ठीक। आप जाओ उस टाइम पे, अगर उसकी कोई और मीटिंग है या कोई और रीजन है तो वो डिले करके आपके देख ले जो टाइम अवेलेबल है उसमें रिजर्व ले लो, ठीक है, बिफोर सेंडिंग द डेटा। यानी कि आप खुद जाने से पहले क्या करते हो, अपॉइंटमेंट ले लेते हो, अपनी सीट रिजर्व करवा लेते हो। इन ईच इंटरवल अ रिजर्वेशन फ्रेम प्रेसीड्स द डेटा फ्रेम इन दैट इंटरवल, ओके। फॉर एग्जाम्पल इफ देयर आर n स्टेशन इन द सिस्टम देयर आर एग्जैक्टली n रिजर्वेशन, यानी कि जितने सिस्टम्स है उतने ही मिनी रिजर्वेशन। अब यहाँ का प्रोसेस थोड़ा अलग है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, कितने डेटा फ्रेम्स है, यहाँ पे डेटा फ्रेम है 1 2 3। अब वो कह रहे हैं जितने स्टेशन हैं 1 2
तीन तीन स्टेशन है, 1 2 3 स्टेशन है, 1 2 3 4, ओके ये स्टेशन 1 ही है, ठीक है। उसके बाद उतने ही रिजर्वेशन होंगे, यानी कि मिनी स्लॉट्स बनेंगे इन द रिजर्वेशन फ्रेम। उस फ्रेम के अंदर ईच मिनी स्लॉट इज बिलोंग टू अ स्टेशन, हर मिनी स्लॉट क्या करते हैं, एक स्टेशन से बिलोंग करते हैं। अच्छा इस तरह देखते हैं, 1 2 3 4 5 ये क्या है, रिजर्वेशन फ्रेम है, इसके अंदर कितनी बिट्स है, 0। अब ये जो 1 2 3 4 5 है, इसमें जो ये 1 बिट है ना, ये जो मिनी स्लॉट है, ये किसका है, ये स्टेशन 1 का है। अब इस तरह एक और अगर ये फ्रेम बना हुआ है 1 2 3 4 5, इसके अंदर ये जो पहला वाला 1 है, ये स्टेशन 1 का है। उसके बाद जो दूसरा फ्रेम है, अब यहाँ पे स्टेशन 2 नहीं है, स्टेशन 3 है, तो उसका हमने फ्रेम बनाया। स्टेशन 4 है तो तो वो ये कह रहा है कि जो रिजर्वेशन बिट है हम फ्रेम बना रहे हैं, उसके अंदर जो जो डेटा स्टेशन अवेलेबल है, हम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए क्या बनाएंगे, रिजर्वेशन रखेंगे। फॉर एग्जांपल जो जो डॉक्टर्स अवेलेबल हैं ड्यूटी पे, उन्हीं के लिए ही आप अपॉइंटमेंट ले सकते हो। जो फॉर एग्जांपल छुट्टी पे गए हुए हैं या जो बिजी हैं, जो नहीं आ रहे, तो उनके लिए आप रिजर्वेशन नहीं करवा सकते, आप उन्हीं के लिए रिजर्वेशन करवा सकते हो जो जो स्टेशन अवेलेबल है, ठीक है। दैट इज द थिंग इन रिजर्वेशन। देन वी हैव पूलिंग। पूलिंग वर्क्स विद टोपोलॉजीज इन व्हिच वन डिवाइस कैन डिजिग्नेट इट एज ओके। पूलिंग हमारे पास ये होती है कि जैसे क्लाइंट सर्विस अप्रोच के आप टोपोलॉजीज को डील करते हो कि यहाँ पे क्लाइंट, फॉर एग्जांपल कि आपकी क्लास में एक टीचर है, अब वो बाकी सबको रोल नंबर वाइज सब रोल, उसमें से जो रोल नंबर उन्हें पसंद होगा उससे खड़ा करके उनसे सबक सुन लेंगे। दैट इज द पूलिंग। ऑल द मतलब अब यहाँ पे भी क्या होगा, किसी एक, ऑल द डेटा एक्सचेंजेस मस्ट बी मेड थ्रू द प्राइमरी डिवाइस। प्राइमरी डिवाइस एक होगी, इवन व्हेन द अल्टीमेट डेस्टिनेशन इज द सेकेंडरी डिवाइस। अब वो क्या होगा कि एक बच्चा आएगा और वो क्लास में उस चीज को फॉर एग्जांपल एक्सप्लेन करेगा, लेकिन चूज किसने किया, कौन पहले मैसेज ट्रांसमिट करेगा, कौन डिलीवर करेगा, वो चूज करने का हक सिर्फ और सिर्फ एक प्राइमरी डिवाइस को होगा, यानी कि क्लाइंट सर्वर अप्रोच। प्राइमरी डिवाइसेस कंट्रोल द लिंक, वही लिंक को कंट्रोल करेगी। सेकेंडरी डिवाइस क्या होगी, यानी कि जो डिवाइस दूसरी है, जो स्टूडेंट है वो फॉलो द इंस्ट्रक्शन, वो आएगा और लेक्चर उस दिन का क्या करेगा, बच्चों को समझाएगा कि आज का ये लेक्चर था, ये डिलीवर किया और ये हमने सीखा, ठीक है। दैट्स द पॉइंट इन द पूलिंग। सिलेक्ट एंड पूल फंक्शन। सिलेक्ट एंड पूल फंक्शन कैसे काम करते हैं, द सिलेक्ट फंक्शन इज यूज्ड व्हेन द प्राइमरी डिवाइस हैज समथिंग टू सेंड, ओके। यानी कि प्राइमरी डिवाइस में कुछ भी, फॉर एग्जांपल टीचर का आज मूड नहीं है, तो उसने कहना है कि मैंने एक रोल नंबर चूज करना है और मैंने उस बंदे को कहना है कि वो सेंड करे, यानी कि डिलीवरी कर रहा है ना कुछ मैसेज भेज रहा है, अपने पूरी क्लास में बता रहा है। अब यहाँ पे प्राइमरी डिवाइस ने कुछ भेजना है, तो अब वो क्या करेगी, अब वो देखेगी, एक चूज करेगी और फिर उसके थ्रू वो मैसेज आ गया। पूल फंक्शन इज यूज्ड बाय द प्राइमरी डिवाइस टू solicit transmissions from the secondary device, okay। when the primary device is ready to receive it, the primary device receive करने वाली थी, it must ask pool वो each device in, okay। फिर वो क्या करती है, if it has anything to send, वही पूलिंग होती है, यानी कि वो पूछती है पूरी क्लास में से या जितने भी वो अवेलेबल है उनमें से पूछती है कि क्या किसी ने कोई मैसेज सेंड करना है। जिसने सेंड करना होता है वो हैंड रेस करता है, फिर उसको चूज किया जाता है और वो अपना मैसेज सेंड कर देता है। फॉर एग्जाम्पल ये है हमारे पास प्राइमरी डिवाइस और ये हो गई सेकेंडरी डिवाइस, ये प्राइमरी डिवाइस और ये हो गई सेकेंडरी डिवाइस। अब इसने क्या करना है, इसने सेंड करना है समथिंग, ठीक है। अब वो क्या करेगा, यहाँ से इन दोनों पीसेस से एक्नॉलेजमेंट आएगा कि कौन सेंड करना चाहते हैं। जो सेंड करना चाहता है ये उसको सिलेक्ट करेगा, यानी कि प्राइमरी डिवाइस उसमें से जो डिलीवर आज का मैसेज करना चाहेगा उसको क्या करेगा, चूज कर लिया जाता है। असेंबली में भी ऐसा होता है, फिर उसको चूज कर लिया जाता है, वो आता है अपना डेटा ट्रांसमिट करता है और पीछे से एक्नॉलेजमेंट आ जाती है। यहाँ पे भी यही कि अगर नहीं आई एक्नॉलेजमेंट, नॉट एक्नॉलेज्ड होता है, ठीक है, ये NAK नॉट एक्नॉलेज, तो फिर क्या होगा, फिर दोबारा एक पूल बनाया जाता है, फिर वहां से डेटा आता है, फिर एक्नॉलेजमेंट होता है। दैट इज पूलिंग। टोकन पासिंग में क्या होता है, यहाँ पे एक टोकन दिया जाता है, हर बंदा अपने टोकन का वेट करता है। जिस टोकन पे वो होता है, स्टेशन डू नॉट हैव टू बी फिजिकली कनेक्टेड इन अ रिंग, द रिंग इज कैन बी लॉजिकल। ये रिंग लॉजिकल है, टोकन जिस पे होता है वो उसके बाद उस टोकन के मतलब आपका जो टोकन होगा, आपका जो नंबर होगा, आप अपनी बारी का वेट करते हो। हर बंदे को एक टोकन असाइन हो जाता है, जब वो टोकन पे उसकी टर्न आएगी तो ही वो अपना डेटा ट्रांसफर करेगा, ठीक है। अदरवाइज उसे वेट करना होगा, क्योंकि अभी उसकी टोकन का नंबर नहीं आया। बैंक में ऐसे ही होता है, आप जाते हो, आपको एक टोकन मिलता है, आप उस टोकन के अकॉर्डिंग आप कितनी ही लंबी क्यों लाइन हो कि आपको पूरा दिन वेट क्यों ना करना पड़े, बट यू हैव टू वेट फॉर योर टर्न टू अपना काम करने के लिए, कि आप अपना मैसेज डिलीवर कर सको या अपना जो भी आपने काम कंप्लीट करना है। दैट इज टोकन पासिंग, ओके। देन आता है फ्रेमिंग। फ्रेमिंग होती है द ट्रांसमिटेड बिट स्ट्रीम बाय द फिजिकल लेयर इज नॉट गारंटेड टू बी एरर फ्री, कि हम गारंटी नहीं, हम डेटा लिंक लेयर हर कोशिश कर रही है ये सब ना हो, लेकिन स्टिल मीडियम के अंदर भी तो कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है ना, तो हम बिल्कुल गारंटी नहीं करते कि फिजिकल लेयर पे जो डेटा जा रहा है वो बिल्कुल एरर फ्री हो। इट्स अप टू द डेटा लिंक लेयर टू डिटेक्ट एंड इफ नेसेसरी टू करेक्ट, ओके। द डेटा लिंक लेयर ब्रेक्स द बिट स्ट्रीम इनटू डिस्क्रीट फ्रेम्स, वो उसे फ्रेम्स में डिवाइड करती है एंड कंप्यूट द चेकसम फॉर ईच फ्रेम एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस। When a frame arrives at the destination, the checksum is recomputed. जब वो destination पे पहुंचती है तो वो checksum recomputed होगा, ये सब हमने पढ़ लिया।
फ्रेमिंग और फ्रेम्स क्या होते हैं? फ्रेम्स आर द स्मॉल डेटा यूनिट्स क्रिएटेड बाय द डेटा लिंक लेयर, यानी कि डेटा लिंक लेयर छोटे छोटे फ्रेम्स बना देती है, एंड द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग फ्रेम्स बाय द डेटा लिंक इज नॉन एज फ्रेमिंग। ओके, ये जो प्रोसेस है जो डेटा लिंक लेयर छोटे छोटे फ्रेम्स बनाती है, फॉर एग्जाम्पल हमने ऊपर देखा एक स्ट्रीम ऑफ बिट थी जिसके लिए हमने चेकसम बनाना था, उसे हमने 8 बिट्स में डिवाइड कर दिया, तो उस 8 बिट्स की बना दिया हमने फ्रेम बना लिया। द इजीएस्ट वे टू अचीव फ्रेमिंग इज टू इंसर्ट द टाइम गैप्स बिटवीन द फ्रेम्स। अब उनके लिए दरमियान हम क्या कर देते हैं? टाइम गैप्स लगा देते हैं। नेटवर्क रियली मेक इट गारंटी एनी गारंटी अबाउट द टाइमिंग। ओके, कोई टाइमिंग की गारंटी नहीं है। कैरेक्टर काउंट होता है फ्रेमिंग मेथड के लिए, हम क्या करते हैं? हम कैरेक्टर काउंट करते हैं। जैसे हमने देखा कि वहां पे हमने क्या बनानी थी? 8 बिट्स की ही बनानी थी। कैरेक्टर काउंट की स्टार्टिंग एंड एंडिंग कैरेक्टर बिट्स विद द कैरेक्टर स्टफिंग, यानी कि हम एक्स्ट्रा स्टफ कर देते हैं, ऐड कर देते हैं बिट्स को स्टार्टिंग और एंड पे। एंडिंग स्टार्टिंग एंड एंडिंग कैरेक्टर विद द बिट स्टफिंग, यानी कि कैरेक्टर स्टफिंग भी कर सकते हैं और तीसरे में बिट स्टफिंग कर सकते हैं। इसमें देखते हैं कैसे होता है दिस मेथड। कैरेक्टर काउंट में हमारे पास ये हो गया कि फ्रेम 1, फ्रेम 2, फ्रेम 3, फ्रेम 4, अब चारों फ्रेम्स का साइज डिफरेंट है, दैट इज द कैरेक्टर काउंट। ठीक है, मेथड के आपने एक स्ट्रीम ऑफ बिट्स को डिवाइड कर दिया, पहले में 3 है, दूसरे में 4 है, तीसरे में ज्यादा है और फिर उसके बाद एंड पे 2 है। ठीक है, तो आपकी मर्जी, आप जितनी बिट्स की स्क्रीन, फॉर एग्जाम्पल जैसे यूनिवर्सिटी के ग्रुप बनते हैं, कुछ ग्रुप 3 के बंदों के होते हैं, कुछ ग्रुप 4 बंदों के होते हैं, कुछ ग्रुप 5 बंदों के होते हैं, कुछ ग्रुप 10 बंदों के होते हैं। ठीक है, दैट इज द थिंग के फॉर एग्जाम्पल कोई कहता है मैम हमारा ग्रुप 5 बंदों का, हम 5 ही काम करेंगे, कुछ 3 होते हैं, कुछ इवन 2 होते हैं, कुछ अकेला भी काम कर रहा होता है। ठीक है, दैट इज द फ्रेम्स, तो वहां पे ग्रुपिंग हो गई। ग्रुपिंग इज इक्वल टू फ्रेम, दैट इज कैरेक्टर काउंट बाय द स्टार्टिंग एंड एंडिंग कैरेक्टर्स विद द कैरेक्टर स्टफिंग। अब कैरेक्टर स्टफिंग क्या होगी? कैरेक्टर स्टफिंग ये होगी कि ABCD दैट इज द डेटा। अब ये जो हमारे पास होगा, ईच कैरेक्टर्स बिगिन विद द ASCII कैरेक्टर सीक्वेंस, यहाँ पे हमने एक ASCII कैरेक्टर सीक्वेंस डाल दिया, DLE एंड STX। डेटा लिंक स्केप स्टार्ट ऑफ द टेक्स्ट, डेटा लिंक स्केप स्टार्ट ऑफ द टेक्स्ट, ये हो गया, एंड एंडिंग विद द ASCII कैरेक्टर ऑफ द सीक्वेंस DLE ETX, यानी कि स्टार्ट पे DLE STX, यानी कि डेटा लिंक स्केप स्टार्ट ऑफ द टेक्स्ट, ये उसकी फुल फॉर्म है, और एंड पे ETX यानी कि डेटा लिंक स्केप एंड ऑफ द टेक्स्ट। ठीक है, कि टेक्स्ट एंड हो गया और टेक्स्ट स्टार्ट हो गया, तो उसके एंड पे हमने एक ASCII कैरेक्टर डाल देना है, दैट इज कैरेक्टर स्टफिंग। हमने कैरेक्टर डालना है ASCII का, कौन सा डालना है? ASCII का, डेटा लिंक स्केप स्टार्ट ऑफ द टेक्स्ट एंड डेटा लिंक स्केप एंड ऑफ द टेक्स्ट। ठीक है, ये हमने डाल देना है और बीच में हमारा डेटा डाल के हमने भेज देना फ्रेम के। अब होता है विद द बिट स्टफिंग। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? हम बिट्स डाल देंगे 01001, दैट इज कॉल्ड द फ्लैग्स। फ्लैग्स जो हम कहते हैं ना, हम फ्लैग डाल के भेज देते हैं। ठीक है, द मेन प्रॉब्लम in this method when the flag byte 01 appear as a data, अगर फॉर एग्जाम्पल वो वहां पे डेटा हो appear हो जाए, the problem is handled by a technique called the bit stuffing that is similar to the character stuffing। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे क्या किया? एंडिंग बिट फ्लैग, ये हमारे पास हो गई शिफ्टेड बिट। ठीक है, 0 जो है ये हमारे बिट शिफ्ट हो गई, स्टार्टिंग फ्लैग बिट था और ये एंडिंग फ्लैग बिट था। वहां पे हमने क्या किया था? ऊपर हमने जो कैरेक्टर स्टफिंग था वहां पे ASCII कोड डाल दिए, यहाँ पे हमने क्या डाल दिए? बिट्स डाल दिए, फ्लैग्स डाल दिए। स्टफिंग परफॉर्म बाय द डेटा लिंक लेयर। ओके, डेटा लिंक लेयर ने स्टफिंग कर दी। अब यहाँ पे हुआ तो एक बिट जो हो गई वो शिफ्ट हो गई। ठीक है, अब जो एक बिट शिफ्ट हो गई दैट इज द शिफ्टेड बिट्स। अब वो कह रहा है ये 0 भी शिफ्ट हुआ है, ये 0 भी शिफ्ट है और ये 0 भी शिफ्ट है, 3 0 शिफ्ट हो गए। ये हो गया इसमें इशू। अब इसके बाद आते हैं फुल फॉर्म्स। ओके, डेटा लिंक लेयर में अब जो हमने तीसरी पढ़ी थी वो था चैनलाइजेशन कंट्रोल। उसमें हमारे पास ये 3 आ जाती थी, TDMA, FDMA, CDMA। TDMA होता है टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, FDMA होता है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस विच इज CDMA। ठीक है, फ्रीक्वेंसी में हमने क्या करना है? इस तरह टाइम और फ्रीक्वेंसी के साथ मेजर करेंगे। टाइम में हम ये इस तरह देखें, फ्रीक्वेंसी और टाइम को मेजर किया जाएगा। CDMA यानी कि क्लास बाय क्लास, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, सेपरेट डेस्क की तरह। ठीक है, FDMA क्या होगा? लार्ज रूम डिवाइडेड इनटू द स्मॉलर रूम, यानी कि एक लार्ज रूम था, ये उनको हमने डिवाइड कर दिया स्मॉलर रूम्स में। ईच पेयर ऑफ पीपल टेक्स टर्न स्पीकिंग, हर बंदा अपनी अपनी टर्न का वेट करेगा और फिर बात करेगा, दैट इज FDMA। TDMA में लार्ज रूम इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल रूम, 3 पेयर्स ऑफ पीपल पर रूम, एक रूम में कितने लोग रहेंगे? 3 लोग ही रहेंगे। ठीक है, ईच पेयर गेट्स 20 सेकंड्स टू स्पीक। फॉर एग्जाम्पल एक आपका डिपार्टमेंट, एक आपकी पूरी क्लास है, उसके अंदर TDMA कैसे काम करे? एक आपकी पूरी क्लास है, उसके अंदर ग्रुप्स बन गए, हर ग्रुप को 20 मिनट्स दिए जा रहे हैं प्रेजेंटेशन के लिए, दैट इज TDMA। ठीक है, और यहाँ पे ऊपर क्या हो रहा है? ईच पेयर ऑफ पीपल टेक्स टर्न स्पीकिंग, पेयर वाइज आपको एक एक पेयर बारी बारी बोलेगा, एक पेयर खत्म होगा फिर दूसरा बोलेगा। अब ये नहीं है वहां पे कि कितनी देर किसी ने बोलना है, पर यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है कि आपने इतने सेकंड ही बोलना है। CDMA नो स्मॉल रूम्स, एवरीवन स्पीकिंग इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, सब अपनी अपनी धुन में बोल जा रहे हैं, अपनी अपनी लैंग्वेजेस। वॉइस वॉल्यूम इज मिनिमाइज, द नंबर ऑफ पीपल इज मैक्सिमाइज, अगर वॉइस कम तो नंबर ऑफ पीपल इज मैक्सिमाइज्ड। ओके, दैट इज CDMA कोड। यहाँ पे क्या है? कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, अपने अपने कोड्स में बोलते जाओ, अपनी अपनी लैंग्वेजेस में बोलते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ा। ओके,
FDM is a type of channelization protocol. In this, bandwidth is divided into various frequency bands. Each station is allocated with the band to send the data, and that band is reserved for the particular station for all the time. Okay, TDM is channelization protocol. ये ऐसे ही है. उसके बाद आ गया flow control. Flow control होता है. Flow control refers to the set of procedures. Flow control के जो message जा रहा है उसका flow कैसे control होगा? Used to restrict the amount of data that the sender can send before waiting for acknowledgement. Okay. फ्लो कंट्रोल हमारे पास ये होता है कि प्रोसीजर्स यानी कि जो प्रोटोकॉल्स है, कुछ रूल्स है जो रिस्ट्रिक्ट करती हैं कि कितना हमने डेटा सेंड करना है, जो सेंडर सेंड कर सकता है बिफोर वेटिंग फॉर एक्नॉलेजमेंट, यानी कि एक्नॉलेजमेंट मिलने से पहले. फॉर एग्जांपल आपने हेलो हाउ आर यू का मैसेज भेजा अपने दोस्त को, आपके दोस्त ने कहा हाँ रिसीव्ड. अब इस रिसीव्ड, अब बार बार एक एक मैसेज के ऊपर वो रिसीव्ड लिख के आता रहेगा, आप एक भेजोगे वो भेजेगा, दैट इज वेरी कॉम्प्लेक्स. तो उसके लिए हमारे पास एक फ्लो कंट्रोल में ये होता है कि आप इतने से इतनी देर तक मैसेज भेज लो, ये 4-5 मैसेज भेज लो, उसके बाद आपको एक एक्नॉलेजमेंट का है कि हाँ 4 मैसेजेस रिसीव्ड. इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूटीज ऑफ द डेटा लिंक लेयर. ओके, अब इसमें हमारे पास आ जाते हैं फॉर नॉइसलेस चैनल्स अलग प्रोटोकॉल्स हैं और फॉर नॉइसी चैनल्स अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं. नॉइसलेस चैनल्स के लिए हमारे पास होता है वो इंट्रोड्यूस 2 प्रोटोकॉल्स फॉर दिस टाइप ऑफ चैनल, सिंपल प्रोटोकॉल एंड स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल. सिंपल प्रोटोकॉल अलग होता है और स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल अलग होता है. नॉइसलेस चैनल्स के लिए अलग प्रोटोकॉल्स है, नॉइसी चैनल्स के लिए अलग प्रोटोकॉल्स है. नॉइसलेस चैनल्स में आ गया सिंपलेस्ट प्रोटोकॉल, स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल. नॉइसी चैनल में हमारे पास आ जाएंगे स्टॉप एंड वेट, ARQ, गो बैक एंड और सिलेक्टिव रिपीट. ये मैंने आपको पहले शांत लफ्जों में समझा दिए थे क्या होते हैं. सिंपलेस्ट प्रोटोकॉल होता है वी अस्यूम दैट द रिसीवर कैन इमीडिएटली हैंडल एनी फ्रेम इट रिसीव्स विद द प्रोसेसिंग टाइम दैट इज स्मॉल enough to be negligible. The data link layer of the receiver immediately removes. Simple protocol क्या कर रहा है, यहाँ से समझते हैं आसान. सिंपल प्रोटोकॉल ने सेंड किया मैसेज एक फ्रेम, बी ने एक्नॉलेज किया, फिर दूसरा भेजा, फिर उसने एक्नॉलेजमेंट किया. दैट इज द सिंपल. एक मैसेज भेजते रहो, वो आपको एक्नॉलेजमेंट भेज देगा. द सेंडर सेंड्स वन फ्रेम, स्टॉप, उसके बाद रुक जाएगा until it receives confirmation from the receiver okay to go ahead, then sends the next. सही है, आपने एक मैसेज भेजा अपने दोस्त को, उसने कहा हाँ रिसीव, तो फिर आप अगला मैसेज करोगे. दैट इज सिंपल. ओके, स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल, दैट इज ऊपर वाले सिंपल प्रोटोकॉल, दैट इज स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल. नॉइसी चैनल्स में हमारे पास होता है स्टॉप एंड वेट ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट, गो बैक एंड. स्टॉप एंड वेट ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट क्या करता है, सीक्वेंस नंबर होता है और एक्नॉलेजमेंट नंबर इसमें होता है. स्टॉप एंड वेट ARQ वी यूज सीक्वेंस नंबर्स टू नंबर द फ्रेम्स. इन स्टॉप एंड वेट ARQ द एक्नॉलेजमेंट नंबर इज ऑलवेज द सीक्वेंस नंबर ऑफ द नेक्स्ट फ्रेम एक्सपेक्टेड. ओके, वो अच्छा ये बड़ा ये जो होता है स्टॉप एंड वेट ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट, दिस इज वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन. ये कैसे काम करते हैं देखो. अब ये हमारे पास बिट्स जा रही हैं, ये हो गया टाइम जो स्टार्ट होगा और खत्म होगा, ठीक है, उस टाइम के अंदर. अब ये 0 बिट, अब जो बिट नंबर है ना फ्रेम 0 के है, ठीक है, उसने एक्नॉलेजमेंट दिया 1 का कि हम अब 1 पे, अब अगली बिट मूव करो, ठीक है, उसने अब अगली बिट मांगी, अब फ्रेम गया 1, यानी कि फ्रेम्स में बात हो रही है. अब वो लॉस्ट हो गया, अब उसने दोबारा भेजा, अब नहीं आया इतनी देर में कोई एक्नॉलेज, तो उसने दोबारा सेंड कर दिया, टाइम के अंदर टाइम आउट हो गया, 5 मिनट के अंदर नहीं आया, अगली फ्रेम दोबारा भेजा. अब यहाँ से क्या हुआ 0, देखो 0, अब उसे 1 क्या हो गया, अब 1 मिल गया तो उसने उससे अगली बिट मांगी, यानी कि जो बिट आपको मिल गई है ना, आप उससे अगला काम बताते हो कि मतलब ये मिल गया, अब मुझे उससे अगला काम दो. अगला काम आप तभी मांगोगे जब आपको पिछला काम रिसीव हो जाएगा, ठीक है. तो उसके बाद आपने एक्नॉलेजमेंट 0 भेजा, अब एक्नॉलेजमेंट 0 भेजा, इसका जो एक्नॉलेजमेंट उसने भेजा 1 भेजा, लेकिन वो नहीं आगे मिला, तो उसने क्या किया, उसने 0 दोबारा भेजा, यानी कि अभी पिछली वाली दोबारा भेजी क्योंकि उस वाली का उसका एक्नॉलेजमेंट अभी नहीं आया, फिर उसने एक्नॉलेजमेंट भेजा कि अब मुझे नेक्स्ट बिट भेजो 1. इस तरह ये काम करता है कि फॉर एग्जांपल रोल नंबर 1 भेजा, फिर रोल नंबर 2, फिर अब रोल नंबर 1 भेजोगे तो मिल जाएगा, तो वो बोलेगा मुझे रोल नंबर 2 भेजो. हम क्या कहते हैं ना स्टाफ के अंदर इंटरव्यू होता है कि ठीक है नेक्स्ट पर्सन आए, हम ये तो नहीं बताते कि हाँ इस बंदे का हो गया, हम क्या कहते हैं नेक्स्ट पर्सन को भेजो, तो मतलब इसको डन कर लिया तो ही तो नेक्स्ट पर्सन बुलाया ना. दैट इज इन द स्टॉप एंड वेट ऑटोमेटिक रिपीट. उसके बाद होता है गो बैक एंड ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट. इन दिस प्रोटोकॉल वी सेंड सेवरल फ्रेम्स, हम ज्यादा फ्रेम्स भेजते हैं बिफोर रिसीविंग एक्नॉलेजमेंट. वी कीप अ कॉपी ऑफ दीज फ्रेम्स अंटिल द एक्नॉलेजमेंट अराइव. ठीक है, ये भी देखते हैं कैसे करते हैं कि हम 4-5 फ्रेम्स भेज देते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि क्या उनकी एक्नॉलेजमेंट आई है या नहीं आई है. ये देखो यहाँ पे हमने 0 1 2 फ्रेम 0 में कितने गए, फ्रेम 0 में पहले फ्रेम 0 गया, फ्रेम 1 गया, फ्रेम 2 गया,
फिर उसने यहाँ पे भी एक्नॉलेजमेंट नहीं आया, यहाँ पे भी एक्नॉलेजमेंट नहीं आया, फिर 2 के बाद फिर दोबारा क्या हुआ कि इसने अब 2 के बाद 2 क्या था, डिस्कार्डेड हो गया, ठीक है। 1 हुआ, 1 के बाद वो आगे अगली स्लाइडर पे मूव, स्लाइडर विंडो होता है यहाँ पे, ये क्या है, ये जो इसके ऊपर ब्लैक सा होल है, दैट इज स्लाइडर विंडो 2। अब m इज इक्वल्स टू 2, यानी कि 2 स्लाइडर विंडो है, ठीक है। अब ए उससे अगली वाली स्लाइडर विंडो पे शिफ्ट हो जाता है, जो उसे मिल जाता है, ठीक है। अब 2 पे गया, फिर 2 के बाद 3 पे गया, 3 के बाद जब उसे 3 भी मिल जाएगा, फिर वो क्या होगा, रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, यानी कि सारे मिल जाएंगे तो वो बता देगा। सिलेक्टिव रिपीट ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट, सिलेक्टिव रिपीट ऑटोमेटिक रिक्वेस्ट पे क्या होगा, यहाँ पे अगर एक कोई फ्रेम मिस हो जाएगा तो सारे दोबारा भेजने पड़ेंगे। यहाँ पे क्या होगा, जो मिस होगा हम सिर्फ वही लेके आएंगे। फॉर एग्जाम्पल हाँ, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि फॉर एग्जाम्पल ये देखो 0 1 2 3 4, अब 3 अगर मिस हो जाएगा इसमें से, तो वो क्या होगा, स्लाइडर विंडो में जो चीज नंबर मिस हो गई हम सिर्फ वही वाला नंबर लेके आएंगे। और दिस इज फॉर दिस चैप्टर। पिछली वीडियोस नहीं देखी तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में गिवन है, उन वीडियोस को लाजमी देखें। ARP और वो ARQP दैट वाज अभी मिसिंग है, तो इसके बाद वो वाले लेक्चर अपलोड हो जाएंगे, और इसके बाद जो होंगे, जो आगे लेयर्स रह गए हैं उनको डिटेल में पढ़ेंगे। नेटवर्क लेयर, नॉइस क्या होती है, डिस्टॉर्शन क्या होता है, किस तरह डेटा में इफेक्ट होगा, दैट ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। तो काइंडली लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। इन फ्यूचर वी विल लर्न डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, databases, how to handle them, कैसे इंटीग्रेशन करनी है मॉडल्स की। So thank you so much for watching this video. Kindly like, comment, share and subscribe for more videos.